सुबह से लगातार फोन की घंटी बजे जा रही थी। अनु असमंजस की स्थिति में थी। उसका फोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर मम्मी समझने को तैयार ही नहीं थी। फोन की घंटियां अनु के दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह प्रहार कर रही थी। आखिरकार अनु ने फोन उठा ही लिया। हेलो। हाँ मम्मी बोलो। बोलना क्या है? घर में सभी तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम किसी की बात का जवाब क्यों नहीं देती? मम्मी, इतना आसान नहीं है यह सब। मुझे सोचने और समझने के लिए वक्त तो दो। अनु ने बुझे हुए स्वर में कहा। सोचना क्या है इसमें? तुम्हारी बहन की अंतिम इच्छा थी। क्या बिल्कुल भी मोह माया नहीं है तुम्हें? उन बच्चों के मासूम चेहरों को तो देखो। मम्मी, मैं समझती हूँ, पर क्या? वह सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं थी, माँ की तरह पाला था उसने तुम्हें। आज जब उसके बच्चों को माँ की आवश्यकता है, तो तुम्हें सोचने का वक्त चाहिए। मम्मी, इतनी जल्दबाजी में इस तरह के निर्णय नहीं लिए जाते। हमने भी दुनिया देखी है, ठीक है? अगर तुम्हें उन बच्चों की छीछा लेदर होना मंजूर है, तो फिर क्या कहा जा सकता है? यह क्या बात हुई मम्मी? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? अनु बोली थी। मम्मी का गला भर आया। तुम अभी माँ नहीं बनी हो ना? जब माँ बनोगी तब संतान का दर्द समझोगी। फूल से बच्चे माँ के बिना तड़प रहे हैं और तुम हो कि सब दरवाजे बंद करके बैठी हो। अनु का मन दुखी हो चुका था। क्या इतना आसान था यह सब? 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी वह। सबसे छोटी, सबसे लाडली। पर जिंदगी उसे इतनी मुश्किल और कड़वे राह पर लाकर खड़ा कर देगी, उसने कभी सोचा ना था। नीतू दीदी के विवाह के समय मात्र 18 साल की नाजुक उम्र थी उसकी। पहली बार साड़ी पहनी थी। कितना उत्साह था। जीजा जी का जूता चुराऊंगी, 11,000 से 1 रुपए कम ना लूंगी शगुन में, उन्हें खूब परेशान करूंगी। अभय जीजा जी उसकी हर शरारत पर मुस्कुरा कर रह जाते। वे सिर्फ उसकी नीतू दीदी के पति ही नहीं, अनु की हर बात के हमराज, समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। अनु बहुत सारी ऐसी बातें जो नीतू दीदी को नहीं बताती थी, जीजा जी से डिस्कस करती थी। जीजा जी उसके अच्छे दोस्त भी थे। अभय जीजा की प्रोत्साहित करने पर ही उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू की थी। नहीं तो मम्मी के आगे तो वह भी नीतू दीदी की तरह मजबूर हो जाती और आज वह भी दीदी की तरह किसी की घर गृहस्थी संभाल रही होती। नीतू दीदी पढ़ने में बहुत तेज थी। और अचार पापड़ व नए नए व्यंजनों के अलावा आगे कुछ भी न सोच सकी। उसे आज भी वह दिन याद है जब नीतू दीदी की कैंसर की रिपोर्ट आई थी। कैंसर इतना बढ़ चुका था कि उसका इलाज अब असंभव था। 3rd स्टेज पर था। घर में कोहराम मच गया था। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था और नीतू दीदी घर के एक कोने में चुपचाप बुद्ध बनी पड़ी थी। अनु को समझ में नहीं आ रहा था कि किस किस को संभाले और क्या समझाए। समझते सभी थे, पर झूठी दिलासा एक दूसरे को देते रहे। अभय जीजा जी का खूबसूरत चेहरा अचानक से मुरझाने लगा था। वे असमय ही बूढ़े लगने लगे थे। अपनी जीवन संगिनी की दुर्दशा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे कितने सुखी थे, कितनी अच्छी लगती थी दोनों की जोड़ी। उनके हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नजर लग गई थी। जीजा जी ने नीतू दीदी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कहाँ कहाँ नहीं दौड़े, किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़े, पर सब बेकार। जीजा जी की आलिशान कोठी, रुपया, पैसा, सब धरा का धरा रह गया और नीतू दीदी हमें रोता बिलखता छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए संसार से विदा हो गई। इतने दिनों में उसने क्या क्या देखा और महसूस किया, ये केवल वही जानती थी। घर शोक प्रकट करने वाले आए मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। नन्ही बिट्टू नीतू दीदी के लिए रोते बिलखते अनु की गोदी में ही सो गई थी। दीदी की बुआ सास कनखियों से अनु को बार बार घूर रही थी। बेटी, तुम कौन हो?
बहुत जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है। अनु ने बिट्टू की तरफ इशारा करके कहा, मैं इसकी मौसी हूँ। बुआ जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोती हुई बिट्टू के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, हाँ, अब बिट्टू और मोनू के लिए तुम माँ जैसी ही हो। मौसी और माँ में क्या फर्क होता है? अब तो तुम ही इसकी हो। अनु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बुआ जी के शब्द गले में अटक कर रह गए। वह बिट्टू को लेकर कमरे में चली गई। यह पहली बार नहीं हुआ था। इन 13 दिनों में हर आने जाने वालों की नजरों में उसने यही प्रश्न तैरते देखा था। कितना रोई थी वह उस दिन। उसे लोगों की मानसिकता समझ में नहीं आ रही थी। उसने मम्मी से कहा, मम्मी, दीदी को गए 4 दिन नहीं हुए और लोग अभय जीजा की दूसरी शादी के बारे में भी सोचने लगे। यह कहकर वह मम्मी की गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। यह दुनिया ऐसी ही है। जानती हो, आज एक औरत आई थी। शायद तुम्हारे जीजा जी की कोई जानी पहचानी रिश्तेदार ही थी। मुझसे ही तुम्हारे अभय जीजा के लिए अपनी तलाकशुदा बेटी की शादी के रिश्ते की बात कर रही थी। अनु आश्चर्य से मम्मी को देखती रह गई। मम्मी कहती रही, अनु, दुनिया ऐसी ही है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए आलीशान घर, नौकर चाकर और रुपया पैसा किसको नहीं चाहिए? अनु का मन खिन्न हो गया। नीतू दीदी के सपनों का महल यूं आहिस्ता आहिस्ता ढह रहा था। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। घर खाली हो चुका था। अनु सामान पैक कर रही थी, तभी मोनू और बिट्टू ने आकर चौंका दिया। मौसी, आप जा रही हैं? नीतू दीदी के जाने के बाद दोनों बहुत अकेले पड़ गए थे। हाँ बच्चों, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। ऑफिस भी जाना है ना। तुम दोनों उदास क्यों हो? मैं रोज वीडियो कॉल से तुम दोनों से बात करूंगी। अपना होमवर्क रोज करना। बिट्टू, कल से तुम अपनी डांस क्लास ज्वाइन करोगी और मोनू, तुम भी अपने कराटे की क्लास जाना शुरू करोगे। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। नीतू दीदी के बच्चे बहुत समझदार और आत्मनिर्भर थे, पर फिर भी बच्चे ही थे। बच्चे अनु को छोड़कर चले गए। तभी मम्मी कमरे में आ गई। अनु, सामान पैक हो गया? हाँ मम्मी, ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा है। आप लोग कब निकल रहे हो? तुम्हारे पापा और भैया कल सुबह निकलेंगे। मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूंगी। बच्चे एकदम अकेले पड़ गए हैं। हाँ, अनु सिर झुकाए मम्मी की बात सुनती रही। अनु, तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो मम्मी, सुन रही हूँ। यहाँ मेरे पास बैठो। क्या हुआ मम्मी? ऐसी भी क्या बात है? मम्मी ने अनु का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अनु, तुमसे कुछ भी नहीं छिपा। तुम्हारी नीतू दीदी के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। तुम्हारी नीतू दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वचन लिया था। वह चाहती थी कि उसके मरने के बाद तुम उसके बच्चों की जिम्मेदारी संभालो। तुम अभय जी से शादी कर लो। अनु छटपटा कर रह गई। मम्मी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अभय जीजा जी के साथ मेरी? छी, मम्मी तुम भी ना। क्रोध और वितृष्णा से अनु का चेहरा लाल हो गया। अनु, समझने की कोशिश करो। आखिर तुम्हारी भी शादी करनी ही है। देखा भला परिवार है। बच्चों को माँ मिल जाएगी। वैसे भी एक लड़की को क्या चाहिए? आलीशान घर, नौकर चाकर, रुपया पैसा। तुम्हारे पापा की भी यही इच्छा है। अनु आश्चर्य से मम्मी को देखती रह गई। तुमने जीजा जी से एक बार भी पूछा है? पूछना क्या है? उनके माता पिता तो है ही नहीं। चाचा चाची जी से बात हो गई है। उन्हें भी यह रिश्ता मंजूर है। रिश्ता? अनु को सारा घटनाक्रम समझ में आ गया। मम्मी, मैं तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी। तुम भी? छी, दीदी की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम? मम्मी का चेहरा गंभीर हो गया। हो सकता है आज तुम्हें मेरी बातें अच्छी ना लगे, पर तुम्हारी नीतू दीदी के जाने के बाद अभय जी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। तुम सोच विचार कर जल्द ही मुझे उत्तर दे दो। कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा ना पूरी की जाए
तो उसे कभी शांति नहीं मिलती। अंतिम वाक्य कहते वक्त मम्मी ने अनु को अजीब सी निगाहों से देखा। पता नहीं उनकी नजरों में ऐसा क्या था। वह उन आंखों में तैर रहे हजारों सवाल के तीर झेल नहीं पाई और मुंह घुमा लिया। एक सप्ताह में मम्मी ने पचासों बार फोन कर दिया था। हर बार एक ही सवाल और अनु का एक ही जवाब, मम्मी मुझे सोचने का वक्त दो। अनु हर बार एक ही बात पर आकर अटक जाती। सबको मरी हुई नीतू दीदी की अंतिम इच्छा की पड़ी है, पर किसी ने एक बार, हाँ सिर्फ एक बार उसे पूछा कि उसकी इच्छा क्या है। मरने वाला तो मरकर चला गया, पर लोग उसे जिंदा लाश बनाने पर क्यों तुले हैं। शुक्रवार की रात थी। इन दिनों वह बहुत व्यस्त थी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हफ्ते भर की दौड़ भाग से शरीर थककर चूर हो गया था। हाथ में चाय का कप लिए वह छत पर आ गई। कितने दिनों बाद वह छत पर सुकून के चंद पलों की तलाश में आकर बैठी थी। आसमान में चांद बादलों से लुका छिपी कर रहा था। वह सोचने लगी, बादलों और तारों के बीच रहकर भी चांद कितना अकेला है। वह भी तो आज कितनी अकेली थी। कोई उसे समझने को तैयार नहीं। किसी ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। सब अपनी जिम्मेदारियों से आजाद होना चाहते हैं। और वह आखिर क्या चाहती है? अनु सोचती रही। उसकी आंखों के सामने अभय जीजा जी का थका हुआ चेहरा, बिट्टू और मोनू का मासूम चेहरा, तो कभी मम्मी का गंभीर चेहरा उभर कर आ जाता। अनु ने घबराहट के मारे आंखें मूंद ली। आखिर एक लड़की को क्या चाहिए अपनी जिंदगी से? एक खुशहाल परिवार, रुपया पैसा, घर, बस बस क्या यही चाहिए था उसे? आज अगर वह मम्मी की बात मानकर विवाह कर ले तो इस रिश्ते में उसे क्या मिलेगा? नीतू दीदी की परछाई होने का दर्जा, दूसरी पत्नी, दूसरी माँ। अनु मन ही मन मुस्कुराने लगी। दूसरी माँ नहीं, सौतेली माँ। लोगों के ताने, समाज का हर कदम पर तुलनात्मक अध्ययन। बड़ी बहन ज्यादा सुंदर थी, दूसरी तो ऐसी ही आएगी। बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? पहली से दो पहले ही हैं ही। जिंदगी गुजर जाएगी एक अच्छी माँ बनने और सिद्ध करने में। उसके बाद भी इसकी गारंटी नहीं कि वह यह सिद्ध कर भी पाएगी या नहीं। शायद समाज की नज़र में स्वयं का मातृत्व सुख उठाना भी अपराध ही होगा। अब है जीजा जी की निगाहें हर चीज, हर रंग, हर त्योहार, हर खुशबू, हर स्वाद में नीतू दीदी को ही ढूंढेगा। तिनका तिनका जोड़कर अरमानों से सजाया हुआ नीतू दीदी के उस घर में एक फूलदान सजाने में भी मेरे हाथ कांपेंगे। हर पार्टी, हर त्योहार में लोगों की सवालिया निगाहें मुझे तार तार करेंगी। देखने में तो ठीक लगती है, फिर ऐसी क्या गरज पड़ी थी कि दो बच्चों के बाप से शादी करने की? अकेली आई है या बच्चे भी? घूमने से पहले हजार बार सोचना होगा कि ना जाने लोग क्या कहेंगे। घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, पर यह तो हनीमून के मूड में है। शादी में इतनी धूम और रिश्तेदारों की क्या जरूरत? चुपचाप कोर्ट मैरिज से कर लेती, शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े बच्चों के सामने इतना तैयार होकर खड़ी हो जाती है। अनु ने घबराकर आंखें खोल दी और आसमान में तारों के बीच दीदी को ढूंढने लगी। दीदी, मुझे माफ कर देना। शायद आज मैं तुम्हें और सबको स्वार्थी लगूं, पर मैं इतनी मजबूत नहीं कि जीवन भर लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। पर मैं आज तुमसे यह वादा करती हूँ कि एक मौसी के तौर पर हमेशा आपके बच्चों के साथ खड़ी रहूंगी। हफ्तों से घुमड़ते सवालों का मानो उसे जवाब मिल गया था। अनु अपनी मम्मी को फोन करने के लिए छत से नीचे उतर गई। सुप्रिया जल्दी जल्दी खाना बना रही थी क्योंकि आज उसके ऑफिस में एक मीटिंग थी।
जिसकी वजह से उसका टाइम से ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी था। तभी उसकी सासू माँ सरिता जी रसोई में आई और उससे बोली, तुम सिर्फ अपने लिए रोटी बनाकर पैक कर लो, आशीष के लिए रोटी मैं बनाकर पैक कर दूंगी, क्योंकि तुम तो इतनी जल्दबाजी में टेढ़ी मेढ़ी सी रोटियां बना रही हो। जब वो ऑफिस में सबके सामने अपना टिफिन खोलेगा तो उसको कितनी बेइज्जती होगी। और मेरे लिए भी अभी से रोटी मत बनाकर रखना, तुम्हारी बनाई हुई रोटी दोपहर तक बिल्कुल सख्त हो जाएगी। सरिता जी की बातें सुनकर सुप्रिया का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से अपना टिफिन पैक किया और अपने कमरे में आ गई। सुप्रिया को पता था आशीष ने अपनी मम्मी की सारी बातें सुन ली, क्योंकि वो उस समय पानी लेने रसोई में आया था। सुप्रिया को इस बात का हमेशा बहुत अफसोस होता था कि आशीष अपनी मम्मी को कभी भी कुछ नहीं कहता था, चाहे वो सुप्रिया को कितना भी भला बुरा कह दे, और सुप्रिया से भी घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद रखता था। आज ऑफिस में भी सुप्रिया का मन उखड़ा उखड़ा सा रहा। ऑफिस में सबने मूवी जाने का प्रोग्राम बनाया, पर सुप्रिया ने सबको यह कहकर मना कर दिया कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुप्रिया ऑफिस से घर जाते समय सोच रही थी, उसकी और आशीष की शादी को 6 महीने हो गए, पर आज तक कभी भी मम्मी जी ने उससे प्यार से बात तक नहीं की। हमेशा उसके काम में नुक्स निकालती रहती हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे आशीष पर आता था, जो हमेशा बुत बना हुआ सब कुछ देखता और सुनता रहता था। सुप्रिया घर पहुंची तो दरवाजा खुला देख वो सीधा अंदर घुस गई, क्योंकि जिन आंसुओं को उसने दबा रखा था अपने कमरे में जाकर जी भरकर रोकर उन्हें बाहर निकालना चाहती थी। तभी उसे मम्मी के कमरे में से आशीष की आवाजें आई। उसने सोचा, आशीष आज जल्दी कैसे आ गए। वो अपनी सास के कमरे की तरफ गई कि आशीष से पूछ लूं चाय के लिए। अभी वो दरवाजे पर ही पहुंची थी कि उसने सरिता जी की जोरदार आवाज सुनी, अब तू अपनी बीवी की तरफदारी करेगा? माँ तो तेरे लिए कुछ रही नहीं गई। तेरी भी क्या गलती है? जब सुप्रिया तेरे सारे दिन कान भरेगी तो तुझे तो वो ही सही लगेगी। आशीष ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, मम्मी सुप्रिया क्यों मुझे भड़काएगी? आज सुबह भी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। आपने उसकी कितनी बेइज्जती की, फिर भी उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। पता नहीं आज उसने पूरा दिन ऑफिस में कैसे काम किया होगा। सरिता जी ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बेटा वाह, एक तो मैंने सोचा उसके हाथ की टेढ़ी मेढ़ी रोटी जब तू ऑफिस में खाएगा तो तेरी कितनी बेइज्जती होगी, इसलिए मैंने तेरे लिए टिफिन पैक किया और तू मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। आशीष ने अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, माँ ठंडे दिमाग से सोचो, सुप्रिया ने मुझसे भी ज्यादा पढ़ाई की है। जब मैं पढ़ाई करता था आप हर समय मेरा ख्याल रखती थी, मुझे हिलने भी नहीं देती थी, और आप आज भी मेरा उतना ही ख्याल रखती हो, पर सुप्रिया के हर काम में आप नुक्स निकालती हो। एक बार भी आपने सोचा जब उसने मुझसे भी ज्यादा पढ़ाई की है तो उसे तो मुझसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी अपनी पढ़ाई के लिए। उसकी माँ ने भी उसकी पढ़ाई पूरी करने में दिन रात उसका साथ दिया होगा। वो तो फिर भी घर के सब काम जानती है। मैं जब उसकी मदद करना चाहता हूँ तो आप मुझे बीवी का गुलाम कहती हो। पर एक बार तो सोचो, वो भी तो मेरी तरह इंसान है। ऑफिस से तो वो भी उतना ही थक कर आती होगी जितना मैं थक कर आता हूँ। फिर भी मैं आते ही आराम करता हूँ और वो घर के कामों में लग जाती है। सुबह भी उससे जितना काम हो सकता है करके जाती है। सरिता जी ने कहा, तो तू क्या चाहता है, घर के सारे काम मैं अकेले करूं? आशीष ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, माँ अब अपनी सोच बदलो, हम सब घर के काम मिलकर करेंगे ताकि किसी एक पर सारा भार ना आए। बर्तन कपड़े और सफाई के लिए तो मेड है ही। रही खाना बनाने की बात, तो सब्जी और सलाद मैं काट दूंगा, टिफिन भी मैं पैक कर दूंगा। सब्जी तो सुप्रिया अच्छी बना लेती है, वो सब्जी बना देगी और आप गोल गोल रोटी बना देना। धीरे धीरे हम आपसे गोल गोल रोटी बनाना सीख लेंगे, फिर हम आपको गरम गरम रोटी बनाकर खिलाएंगे। सरिता जी ने आशीष को गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने आज मेरी आंखें खोल दी। वाकई हम सबको इस सोच से बाहर आना होगा कि एक लड़की चाहे बाहर के कामों में कितनी ही निपुण क्यों ना हो, घर तो उसे अच्छे से संभालना आना ही चाहिए। तेरी शादी में सभी रिश्तेदारों ने मुझे इतना भड़का दिया कि कामकाजी बहू है, तुम्हें नौकरानी ना बना दे।
इसलिए शुरू से ही मैंने उसे दबा कर रखना चाहा। इसलिए मैंने उस बेचारी पर बहुत सारे जुर्म किए। हमेशा उसे ताने देती रही। शादी से लेकर आज तक कभी जरा सा भी उसका ख्याल नहीं रखा, ना ही उससे कभी ढंग से बात की। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यह सब सुनकर सुप्रिया के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो जल्दी से रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। फिर सबने मिलकर हंसी खुशी से चाय पी। उस दिन के बाद सरिता जी के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। अब वह सुप्रिया की काफी मदद किया करती थी और जो चीजें उसे नहीं आती हैं उसे सिखाने में उसकी सहायता करती। कभी भी उसे ताने नहीं देती थी। इस तरह सुप्रिया भी सरिता जी को अपनी माँ समान समझने लगी और दोनों सास बहू प्यार से मिलजुल कर रहने लगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।